हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वह सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस परियोजनाओं के संदर्भ में जानेंगे कि मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता क्या है, मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्र के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का विकास क्रम, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन, जो सिंचाई के साधन जैसे नहर, तालाब या अन्य स्रोत से कहाँ किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है, यहाँ सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश में जो चलाई जा रही प्रमुख नहरों के बारे में तथा लघु एवं मध्यम और जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, इन परियोजनाओं के संदर्भ में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो इस किताब के अंतर्गत 8वां अध्याय है। तो इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो एक उसकी रूपरेखा को जान लेते हैं कि यह भारत के संदर्भ में क्या है, फिर भारत के संदर्भ के आते साथ ही फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानेंगे। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई की डेफिनेशन को जाने तो फसलों के समुचित विकास के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। मतलब फसलों के समुचित विकास के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती है अथवा किसी विशेष फसल के लिए मृदा में आवश्यक नमी होती है, वहां विभिन्न माध्यमों से खेती के में जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या कहलाता है? सिंचाई वह होता है जो ऐसे शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती है या किसी विशेष फसल के लिए जो मृदा में आवश्यक नमी की कमी होती है, वहां विभिन्न माध्यमों में खेतों में जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। अब आता है कि मानसूनी जलवायु या उच्चावचीय असमानता के कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है और ऐसी स्थिति भारत जैसी कृषि प्रधान देश में सिंचाई के विभिन्न साधनों एवं सिंचाई परियोजनाओं का महत्व बढ़ जाता है। अब आता है कि भारत में सिंचाई के सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया, इसके अंतर्गत 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहली आती है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरी आती है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरी आती है लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जानते हैं कि इसके कृषि योग्य क्षेत्र में आता है या 10,000 से अधिक हेक्टेयर तक का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत नहर एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं आती हैं। फिर सेकंड नंबर पर आती है मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें यह 2,000 से 1,000 तक का 10,000 तक के हेक्टेयर की मध्य आती है, जिसमें छोटी नहरें होती हैं। फिर आती है लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यह 2,000 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र आता है, जिसमें कुएं, नलकूप, ड्रिप सिंचाई, तालाब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मध्य भारत में सिंचाई परियोजनाओं का प्रारूप किस तरीके का है? 3 तरीके का प्रारूप दिखाया गया है, जिसमें पहली नंबर पर आती है बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरे नंबर पर आती है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरे नंबर पर आती है लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना का क्षेत्र होता है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र आता है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 तक का क्षेत्र आता है और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2,000 से कम का क्षेत्र आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की विकास क्रम को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विकास किस तरीके से हुआ। तो वर्ष 1927 में मुरैना जिले में निर्मित पगारा बांध प्रदेश की सिंचाई परियोजना का प्रथम वृहद उदाहरण है। इसके बाद 1933 में पलकमती जो रायसेन और वर्ष 1936 में मुरुम नाला बालाघाट में सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940 और 44 के मध्य साक आसन परियोजना, काकेती, हारसी एवं तिघारा बांध का निर्माण भी किया गया। तो इस परियोजना का विकास क्रम क्या रहा? सर्वप्रथम 1927 में मुरैना जिले में निर्मित पगारा बांध प्रदेश में सिंचाई परियोजना का एक वृहद उदाहरण मानते हैं। फिर दूसरा आता है 1933 में पलकमती रायसेन और वर्ष 1936 में मुरुम नाला बालाघाट में सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया। फिर इसके अतिरिक्त जब 1940 और 44 का क्षेत्र आया, तब उस टाइम पे साक आसन परियोजना, काकेती, हारसी और तिघारा बांध का निर्माण किया गया। तो यह सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आता है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के विकास क्रम के बारे में। अब आता है, अब जानते हैं इसके शुद्ध सिंचित क्षेत्र के बारे में कि मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कितना है। जैसे मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में मध्य प्रदेश का 7वें नंबर पर स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश में 7वें नंबर पर इसका सिंचित क्षेत्र का स्थान आता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचित क्षेत्रों को जाने तो उसमें सिंचित क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया।
जिसके अंतर्गत पहला आता है उच्च सिंचित क्षेत्र, दूसरा आता है मध्यम सिंचित क्षेत्र, तीसरा आता है अल्प सिंचित क्षेत्र और चौथा आता है न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। तो कितने सिंचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को? उच्च सिंचित क्षेत्र, मध्यम सिंचित क्षेत्र, अल्प सिंचित क्षेत्र और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। चलिए तो एक एक करके इन सबकी स्पेशलिटी को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बृहद सिंचित क्षेत्र। तो बृहद सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर चंबल घाटी प्रदेश सबसे सिंचित क्षेत्र होता है। तो बृहद सिंचित क्षेत्र में चंबल घाटी क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 40% भाग की सिंचाई होती है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित जिले ग्वालियर एवं मुरैना आते हैं। तो इसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से आते हैं? ग्वालियर और मुरैना। अब द्वितीय नंबर पर आता है मध्यम सिंचित क्षेत्र। मध्यम सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व में तथा उत्तर से दक्षिण तक का क्षेत्र मध्यम सिंचित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में नहरों तथा कुओं या नलकूपों के माध्यम से लगभग 35% भाग सिंचित होता है। और इस क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचित जिले जो होते हैं भिंड एवं बालाघाट आता है। अब तृतीय नंबर पर आता है अल्प सिंचित क्षेत्र। अल्प सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी अल्प सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां पर कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से लगभग 15% भाग सिंचित होता है। और इस क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर आता है। अब आता है न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग या न्यूनतम सिंचित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में तालाबों के माध्यम से लगभग 10% भाग की सिंचाई की जाती है। और इस क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी आता है। तो यहाँ पर कौन कौन से सिंचित क्षेत्र बताए गए हैं? बृहद सिंचित क्षेत्र जिसके अंतर्गत चंबल घाटी क्षेत्र आता है। द्वितीय नंबर पर आता है मध्यम सिंचित क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक का क्षेत्र इस सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है अल्प सिंचित क्षेत्र। इसमें पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी जो आती है वह अल्प सिंचित क्षेत्र में आती है। फिर मध्य न्यूनतम सिंचित क्षेत्र जो होता है वहां पर दक्षिण पूर्वी भाग में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र आता है जहां पर तालाबों के माध्यम से लगभग सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर जो जिला है वह ढिंडोरी आता है। अब आता है हमारा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहर, तालाब एवं अन्य स्रोत उपलब्ध होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नहरें सम्मिलित होती हैं। और राज्य में नहरों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई चंबल घाटी क्षेत्र, मध्य मालवा एवं पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में की जाती है। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? नहर, तालाब एवं अन्य स्रोत आते हैं, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई के जिले क्षेत्र है चंबल घाटी, मध्य मालवा और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा, अब हम जानते हैं कुछ नहरों के बारे में। जब सबसे पहले तो हम वैनगंगा नहर के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1923 में वैनगंगा नदी पर 45 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया था। इसमें दो अन्य 35 किलोमीटर लंबी शाखाएं निर्मित की गई थी, जिसमें प्रदेश की बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कुल हेक्टेयर 4000 हेक्टेयर में इस क्षेत्र को नहर द्वारा सिंचित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया, जिसका 1923 के अंतर्गत इस नहर का निर्माण किया गया, जो 45 किलोमीटर लंबी रही, जिसका वो क्षेत्र था वह बालाघाट जिले में और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में इस नहर का निर्माण किया गया। अब आता है हमारा दूसरे नंबर पर बरना नहर के बारे में। बरना नहर के अंतर्गत जानते हैं कि नर्मदा की सहायक नदी बरना नदी भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ियों से उद्गमित होती है। नर्मदा की सहायक नदी बरना नदी भोपाल के निकट विंध्य पहाड़ियों से उद्गमित होती है और नर्मदा में मिलने से पूर्व यह 1.6 किलोमीटर लंबे एक पतले खड्ड से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में पालकमती बांध जो कि रायसेन के समीप दो नहरें इसके अंतर्गत निकाली गई हैं। तो आता है बरना नहर के बारे में। अब जानते हैं हलाली नहर के बारे में जानते हैं कि हलाली नहर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा घाटी परियोजना के अंतर्गत 761 किलोमीटर लंबी नहर वर्ष 1968 में निर्मित की गई है। इस नहर द्वारा विदिशा तथा रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। तो यह हलाली नहर है। फिर आता है तवा नहर के बारे में जानें कि तवा नहर के अंतर्गत देखते हैं कि होशंगाबाद जिले में तवा एवं देनवा नदियों के संगम पर निर्मित तवा बांध से 197 किलोमीटर लंबी दो नहरें बनाई गई हैं, जिसके द्वारा 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो तवा नहर के अंतर्गत या तवा नहर का जो विकास है वह किस क्षेत्र पर हुआ है? होशंगाबाद जिले में तवा एवं देनवा नदियों के संगम पर निर्मित तवा बांध से 197 किलोमीटर लंबी दो नहरें बनाई गई हैं, जिनका जो सिंचित क्षेत्र है वह 3 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत आता है।
अब आता है हमारी नेक्स्ट नहर चंबल नहर के बारे में। चंबल नहर जो है वह चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी के बाईं ओर, चंबल नदी की बाईं ओर की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरों को मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में सिंचित करती है। मध्य प्रदेश में चंबल नहर शिवपुर जिले में प्रवेश करती है और टरेरा के समीप यह दो शाखाओं अम्बाह शाखा जो बाईं ओर है और मुरैना शाखा जो दाईं ओर में विभाजित हो जाते हैं, जो क्रमशः 179 और किलोमीटर और 56 किलोमीटर लंबी होती है। और इसकी एक अन्य शाखा मऊ शाखा के नाम से भी जानी जाती है जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर है। और इस नहर से राज्य के ग्वालियर भिंड श्योपुर जिले के अंतर्गत 3000 गांवों में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की पर सिंचाई की जाती है। तो यह चंबल नहर के अंतर्गत है कि ये इसका जो निर्माण है वह चंबल नदी की बाईं ओर के नहर में राजस्थान से और दाईं ओर से मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत श्योपुर जिले में यह प्रवेश करती है और टरेरा के समीप यह दो शाखाओं जिसमें अम्बाह शाखा जो बाईं ओर है और मुरैना शाखा जो दाईं ओर है उसमें विभाजित हो जाती है। और एक अन्य शाखा को मऊ शाखा के नाम से जानी जाती है इसके अंतर्गत। और यह कौन कौन से राज्य को में यह भूमि पर सिंचाई की जाती है इसके अंतर्गत? ग्वालियर भिंड श्योपुर जिले के अंतर्गत 3000 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अब आता है कि तालाबों के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि प्राचीन काल से ही लेकर मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई का प्रचलन रहा है। सर्वप्रथम चंदेल वंश के शासकों द्वारा सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाब का निर्माण करवाया गया था। तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई थी और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व तथा पश्चिमी भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में नहरों में से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वह होशंगाबाद है तथा शुद्ध सिंचित जिला मंडला है तथा तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित एवं शुद्ध जिला बालाघाट आता है। आप जानते हैं बलराम ताल योजना के बारे में। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण मंत्र तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 2007 से 8 में भूमिगत जल स्तर को समृद्ध करने तथा किसानों को अपने खेत में तालाब निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो बलराम ताल योजना को कब स्टार्ट किया गया था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कई बार UMPPSC में कि बलराम ताल योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो कब स्टार्ट हुई थी? ये वर्ष 2007-8 में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वह भूमिगत जल स्तर को समृद्ध करने तथा किसानों को अपने खेत में तालाब निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के द्वारा 2007-8 में। अब आता है दूसरे नंबर पर कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप के अंतर्गत जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। इसके अंतर्गत मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, सतपुड़ा व नर्मदा घाटी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से यह प्रचलित है। फिर आता है कि प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वह मंदसौर आता है जहां पर 82.2% की सिंचाई कुओं से होती है। और नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला इंदौर आता है जहां पर 88.6% सिंचाई नलकूपों के माध्यम से आती है। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर अन्य स्रोतों को जाने कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के अन्य स्रोतों के अंतर्गत जैसे नदी हो गया, नालों, पोखरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश में अन्य स्रोतों से सर्वाधिक सिंचाई विदिशा जिले में तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के रूप में पन्ना जिले में की जाती है। तो यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जाते हैं बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें आती हैं बृहद सिंचाई परियोजना में प्रदेश की 27 बृहद और 47 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। और यहाँ पर बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो है वह 2020-21 के अंतर्गत 2387.86 हजार सिंचाई क्षमता इसके अंतर्गत विद्यमान है। अब आता है मध्य प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजना के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजना में कि यह मध्य प्रदेश में 303 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जैसे वर्ष 2020-21 जून में यह 976.63 हजार हेक्टेयर तथा वर्ष 2020-21 में के अक्टूबर और 2020 तक कुल सिंचाई क्षमता में 33.48 हजार हेक्टेयर रही है।
अब आता है कि इसके वर्ष 2017-18 के डेटा को देखें कि वर्ष 2017-18 में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि जबलपुर में है, कोटेश्वरम लघु सिंचाई परियोजना रतलाम में और कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना सागर में तथा भावसा सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रदेश के 18,350 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होती है। अब आता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं से 3 वर्षों में 6.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य आरंभ किए जाने का लक्ष्य किया गया। अब आता है कि मध्य प्रदेश जो है वह देश का पहला राज्य है जहां पर सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भूधारकों की पत्नियां जो कि भूधारक नहीं है को भी भूधारक का मान्य किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत है। अब आता है, अब जानते हैं कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और प्रेजेंट में इसको लेकर क्या और योजनाएं विकसित की गई हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अब आता है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में बेहतर भूमि जल प्रबंधन एवं बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने योग्य 9 सितंबर 1974 को कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 9 सितंबर 1976 को, और जिसका उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में बेहतर भूमि जल प्रबंधन तथा बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसका स्टार्ट किया गया। अब आता है कि वर्तमान में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन क्षेत्र सक्रिय हैं, जिनके अंतर्गत 23 परियोजनाएं हैं, जिसमें आती है कोलार, कुंवर, चैन सागर, रेहटी, सगड़, वगरू, संजय सागर, थाबर, पैंच, बिलगांव, महुअर, सिंध, सेहपुर, महान, कुछाल, हरसी, बैनगंगा, बाघ, रानी अवंतीबाई, लोधी सागर, राजघाट, बरियारपुर, बाढ़ सागर, माही एवं गुरम नाला सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत अभी प्रेजेंट में कितनी परियोजनाएं कार्यरत है? 23 परियोजना है और इसके 8 कमांड क्षेत्र एवं जल प्रबंधन क्षेत्र इसके सक्रिय है। इसके मार्च 2021 के डेटा को देखें कि मार्च 2021 तक में कमांड परियोजनाओं के अंतर्गत 10.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 7.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल को विकसित किया गया। अब आता है, अब जानते हैं कि राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के बारे में कि यह जो मिशन है वह मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास हेतु वर्ष 2008 में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन किया गया था, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मध्य प्रदेश की अधीनस्थ एक संस्था होती है। अब आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के बारे में। मृदा एवं जल संरक्षण व संवर्धन के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1 जुलाई 2015 को, जिसका उद्देश्य क्या है कि मृदा एवं जल संरक्षण व संवर्धन के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत 869.48 करोड़ रुपए की लागत से 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 126 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इस परियोजना का जो आदर्श वाक्य है वह हर खेत को पानी इस योजना का आदर्श वाक्य है। अब पढ़ते हैं कि बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं किस जिले में कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत एक टेबल को देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती हैं जैसे रामगढ़ सुवावरा परियोजना जो है वह मंदसौर जिले में है। बांसुजारा टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। बरियारपुर जो है वह छतरपुर में। गोंड परियोजना सिंगरौली। कारल परियोजना धार। सेहपुर परियोजना छतरपुर। सोनपुर परियोजना सागर। कड़ान परियोजना सागर। फिर आता है रुंज परियोजना पन्ना। साजली परियोजना दमोह। माचक परियोजना हरदा। मुर्की परियोजना ढिंडोरी। करंजिया परियोजना ढिंडोरी। हिरन परियोजना जो है वह जबलपुर जिले में चलाई जा रही है।
इसी के साथ साथ रामनगर परियोजना सतना जिले में चलाई जा रही है। चंदेरी परियोजना अशोकनगर में। पंचम नगर परियोजना दमोह जिले में। कछाल परियोजना आगरमालवा में। खर्रा घाट परियोजना दतिया जिले में। तरफेट परियोजना छतरपुर में। परकुल परियोजना सागर में। पवई परियोजना पन्ना जिले में। पतनी परियोजना जो है वह पन्ना जिले में। इसी तरीके से ये प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ये विभिन्न परियोजना हैं, जिसमें ये जैसे ढिंडोरी परियोजना ढिंडोरी में, बघा राजी परियोजना जबलपुर में, कछाल परियोजना आगर में, इसके अंतर्गत ये प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे काटखेड़ी परियोजना आगर में, भीमराजगढ़ परियोजना जो है वह खंडवा में, और खरसानिया परियोजना सीहोर में, महान विस्तार परियोजना सीधी में, कारण परियोजना धार में, फिर इंदौर बैराज परियोजना उज्जैन में, घोघरा परियोजना सीहोर में, और दीवानगंज परियोजना को रायसेन जिले में स्टार्ट किया गया है। तो यह मध्यम एवं बृहद सिंचाई परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है, इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसको एक मैप के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखें हाँ, तो इसके ऊपर पहले नंबर पर आती है पहसारी बांध, तिघारा बांध, हरसीपर नहर। ये कहाँ पर? ग्वालियर जिले में है। इसमें फिर मुरैना में जो प्रथम बांध बनाया गया है पगारा बांध, यह मुरैना में है। फिर दतिया जिले में आती है भांडेर नहर परियोजना, सिंध बैराज सागर परियोजना। यहाँ पर आता है परीक्षा बांध, टीकमगढ़ जिले में आती है परीक्षा बांध, माता टीला बांध तथा राजघाट बांध। तो यहाँ पर टीकमगढ़ में तालाब जोड़ो परियोजना को भी स्टार्ट किया गया। छतरपुर जिले में दोधन बांध जो कैन बेतवा नदी पर है, बैनी सागर, बरियारपुर, सिंहपुर बैराज, कुटनी, कोसक नगर, उर्मिल परियोजना, नरगोआ परियोजना इसके अंतर्गत आती है। पन्ना में कैन परियोजना चलती है। रीवा में टॉन्स परियोजना, सीधी में गुलाब सागर परियोजना या जो इस महान नदी पर है। शहडोल में बाण सागर परियोजना, ढिंडोरी में बिलगांव परियोजना। इसके बाद काकतो जो बांध है वह शिवपुर जिले में बनाया गया है। शिवपुरी में मोहिनी सागर और अटल सागर है। राजगढ़ जिले में कुंडलिया, बड़ोदरा, बांसखेड़ा, मोहनपुरा जो नेवज नदी पर है, और पतनपुर जो पार्वती नदी पर है, यह राजगढ़ के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना। गांधी सागर बांध जो है वह मंदसौर जिले में बनाया गया। रतलाम में कोटेश्वर परियोजना। अलीराजपुर में आजाद जोबट परियोजना। यहाँ पर खरगोन में साटक परियोजना जो देजला देवड़ा परियोजना या महेश्वर बांध परियोजना है। फिर यहाँ पर से आते हैं इंदौर जिले में एक चारेल परियोजना चलती है। धार जिलों में मान परियोजना एवं माही परियोजना। खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना, सुक्ता परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना आती है। फिर आता है बुरहानपुर में भावसा परियोजना। फिर इसी के साथ आता है विदिशा में सम्राट अशोक सागर या हलाली परियोजना। भोपाल में करेवा जलाशय, सीहोर में कोलार परियोजना, रायसेन में पलकमती परियोजना या बारना परियोजना, होशंगाबाद में तवा परियोजना। फिर आता है बैतूल में काली सागर पार्स डोय परियोजना, छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना, सीतारेवा परियोजना, नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना, सागर में कैथ कड़ान बीला परियोजना सागर के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद जबलपुर में बरगी या अवंतीबाई छीता खुदरी परियोजना, कटनी में कोहिरा बांध या कैन नदी परियोजना। फिर आता है ढिंडोरी में बिलगांव परियोजना, मंडला में मटियारा हेलोन थावर परियोजना, सिवनी में भीमगढ़ बांध और संजय गांधी बांध परियोजना, और बालाघाट में द्वितीय बांध बैनगंगा नदी पर, नेहलसेरा जो चंदन
नदी पर और वनखड़ी राजीव गांधी परियोजना इसके अंतर्गत ये प्रमुख परियोजनाएं आती हैं। तो ये मध्य प्रदेश की मध्यम प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इसके अंतर्गत है। तो इसको हमने एक मैप के माध्यम से देखा कि इस तरीके की परियोजनाएं मध्य प्रदेश में कार्यरत है और इन परियोजनाओं का निर्माण प्रत्येक जिले में अलग अलग तरीके से हुआ है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में सबसे पहले हम जानते हैं चंबल घाटी परियोजना के बारे में। चंबल घाटी परियोजना, वह परियोजना का शुरुआत जो है वह 1953-54 में हुआ था। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। चंबल घाटी परियोजनाओं को 3 चरणों में पूर्ण हुई, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख बांध बनाए गए हैं। चंबल घाटी परियोजना में जो गांधी सागर बांध है वहाँ पर विद्युत की क्षमता जो है वह 115 मेगावाट है। फिर राणा प्रताप सागर परियोजना है जहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षमता है वह 175 मेगावाट है। फिर आता है जवाहर सागर बांध जो है, इसकी जो विद्युत क्षमता है वह 175 मेगावाट के अंतर्गत आती है। अब सबसे पहले तो जानते हैं गांधी सागर बांध के बारे में, जिसका निर्माण मंदसौर जिले में 1960 में भानपुरा तहसील में किया गया था, जिसका शिलान्यास भी 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और यह बांध 518.60 मीटर लंबा तथा 62 मीटर ऊंचा है। इस बांध से मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों को लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। वो गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम और सबसे बड़ा बांध है और इस बांध में 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें का जो उद्घाटन हुआ, जिसको निर्माण किया गया वर्ष 1964 में इसका निर्माण किया गया। यह चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में निर्मित किया गया और इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है या बिजली उत्पादन की क्षमता है 172 मेगावाट है। फिर आता है मध्य प्रदेश व राजस्थान की जो यह संयुक्त परियोजना है और वर्ष 54 किलोमीटर, इस बांध की जो ऊंचाई है वह 54 मीटर और जो लंबाई है वह 11 मीटर के अंतर्गत आती है। फिर इसके अंतर्गत जो तीसरा बांध आता है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध की जो निर्माण है वह वर्ष 1971 में राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर कोटा राजस्थान में बोरावास के समीप इसका निर्माण कराया गया था। और यह बांध 45 मीटर ऊंचा और तथा 440 मीटर लंबा है और इसकी विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वह 99 मेगावाट आती है। फिर आता है कोटा बैराज बांध के बारे में, जो इस परियोजना के अंतर्गत चौथा बांध है, जिसमें आता है कि यह राजस्थान के कोटा जिले में एक अवरोधक बांध है और इसका निर्माण 1953 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 1960 में पूर्ण हुआ तथा इस बांध के पास कोटा ताप विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है। इस सिंचाई के लिए 2 नहरें निर्मित की गई हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश और दूसरी राजस्थान में स्थित है, जिससे सिंचाई होती है। बाईं ओर से 124 किलोमीटर राजस्थान में तथा 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इस दोनों राज्यों की सिंचाई होती है। दाईं ओर से पूर्वी जिले लाभान्वित होते हैं, जबकि बाईं ओर से राजस्थान के जिले में सिंचाई होती है, जिसकी कुल जो लंबाई है वह 178 किलोमीटर आती है। तो चंबल नगर परियोजना के अंतर्गत या चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सभी के विकास क्रम को जाना। अब हम पढ़ते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। नर्मदा घाटी परियोजना का जो क्रियान्वयन है वह नर्मदा नदी पर किया गया, जो देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन करना होता है। इस परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है तथा यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो यह कितने राज्यों की परियोजना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं और इस परियोजना में 27.55 लाख हेक्टेयर से क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 1 अगस्त 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कर इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रभावी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। आप जानते हैं कि खबरों में रहा जो नर्मदा जल विवाद है, जिसको लेकर यह काफ़ी समय से चल रहा है, जिस पर
अब आता है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के मध्य नर्मदा जल के विवाद को सुलझाने के लिए बी रामास्वामी तथा डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1996 को नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया। 12 दिसंबर 1979 को चारों राज्यों के सहभाजन की आश्रिता के आधार पर जल वितरण किया गया, जिसमें 28 मिलियन एकड़ फुट जल क्रमशः गुजरात में 9.0, मध्य प्रदेश में 18.25, महाराष्ट्र में 0.25 तथा राजस्थान में 0.50 प्रदान किया गया। तो यह नर्मदा जल विवाद के संदर्भ में है। आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है, नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों एवं उनके निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए वर्ष 1985 में इसका प्रारंभ किया गया था और 4 सितंबर 1989 को हरसूद या खंडवा में 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लगभग 50,000 लोगों की सहभागिता ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय विस्तार दिया हुआ तथा नर्मदा संरक्षण का मूल उद्देश्य से प्रेरित इस जन आंदोलन को समाज सेवा मेघा पाटकर ने नेतृत्व किए प्रदान किया तथा अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आमटे, सबाना आजमी, सुंदरलाल बहुगुणा आदि ने आंदोलन के विकास और विस्तार में सक्रिय योगदान दिया। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के बारे में कि इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है और इस परियोजना की आधारशिला एक श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1983 को रखी गई थी। तो इसको परियोजना का स्टार्ट कब किया गया था? 23 अक्टूबर 1983 को और इस बांध के द्वारा 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और वर्ष 2004 तक इसमें 1000 विद्युत उत्पादन किया जा 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब आता है सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। यह परियोजना को 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 17 सितंबर 2017 को बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध जो कि 138.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना में 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें 57% मध्य प्रदेश में, 27% महाराष्ट्र में, 16% गुजरात को प्राप्त होता है और 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो यह सरदार सरोवर बांध परियोजना है। अब आता है हम जानते हैं महेश्वर बांध के बारे में। महेश्वर बांध जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिलों के महेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी पर स्थित है, जिससे 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता ग्राम में स्थित है। इस परियोजना के खंडवा, खरगोन, धार जिले लाभान्वित होते हैं तथा इसकी कुल जो अनुमानित विद्युत क्षमता है वह 520 मेगावाट है, जिसकी जो लंबाई है वह 949 मीटर है और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वह 73 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत 2,83,324 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब आता है हमारा रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना के बारे में। इस परियोजना को मध्य प्रदेश के सागर जबलपुर जिले में बिछौरा ग्राम के बरगी और नर्मदा नदी पर निर्मित जो नर्मदा नदी पर 1988 से 90 के बीच निर्मित यह एक बहुउद्देशीय बांध है। इसकी कुल जल विद्युत उत्पादक क्षमता 90 मेगावाट है और इस परियोजना को जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो यह आती है रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना के बारे में। अब आता है कि बरगी परियोजना, बरगी अपवर्तन परियोजना। यह परियोजना है, यह भी बरगी नदी पर बनाई जा रही है। इस परियोजना को मध्य प्रदेश के 4 जिलों जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना जिले में 2.45 लाख हेक्टेयर में इसका भाग सिंचित होगा। अब आती है थावर परियोजना। थावर परियोजना जो है वह मंडला जिले के झुंझुनपुर नामक स्थान पर समीप बांध बनाकर स्थापित की गई है। इस परियोजना में 1812 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वह सिंचित किया जाता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना वारणा परियोजना के बारे में। वारणा परियोजना, वारणा सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में वारणा नदी पर निर्मित एक बृहद परियोजना है। इस परियोजना को रायसेन जिले के 48,805 हेक्टेयर और सीहोर जिले के 11,695 हेक्टेयर सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह इसके अंतर्गत वारणा
कोलार परियोजना है। अब जानते हैं कोलार परियोजना के बारे में। कोलार परियोजना जो है वह सीहोर जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की जा रही है। तो यह किसकी सहायता से निर्मित की जा रही है? विश्व बैंक की सहायता से, जहां पर यह 7,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र इसके अंतर्गत सीहोर जिले में इसका टारगेट रखा गया है। अब आती है सुक्ता परियोजना। सुक्ता परियोजना जो है वह बांध खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता नदी पर बनाया गया। इसमें खंडवा जिले के 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सुक्ता परियोजना है। अब आती है इसके अंतर्गत चोरल परियोजना। चोरल परियोजना जो है वह इंदौर जिले में चोरल नदी पर वर्ष 1989 में निर्मित की गई थी। यह प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है। इसके माध्यम से महू इंदौर के लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल सिंचाई की जाती है। तो यह इंदौर जिले के महू में 5,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई इसके अंतर्गत की जाती है, जो कहाँ पर कार्यरत है? इंदौर जिले में इसका निर्माण एक अंतर्घाटी परियोजना के अंतर्गत हुआ था। अब आती है हमारी जोवट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। यह परियोजना जो है वर्ष 1985 में अलीराजपुर जिले के जोबट में हथनी नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई थी। इस परियोजना से प्रदेश के धार अलीराजपुर जिले की 9,848 भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है मान परियोजना। मान परियोजना जो है यह परियोजना जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी मान नदी पर इस परियोजना को धार जिले में स्थापित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत धार एवं झाबुआ के 15,000 हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किया जाता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना तवा बांध परियोजना। तवा बांध परियोजना वह परियोजना है जिसको होशंगाबाद जिले में इटारसी जिले के समीप या इटारसी तहसील के समीप नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें होशंगाबाद, सीहोर, हरदा जिलों की 3.33 लाख हेक्टेयर भूभाग सिंचित किया गया है और यह बांध के दाएं तट पर 125 मेगावाट की 8 यूनिटें स्थापित कर 1,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है इसके अंतर्गत। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। यह वह परियोजना है जहां जैसे राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त बृहद परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा और महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास निर्मित की गई है। इस परियोजना की जो आधारशिला है वह वर्ष 1975 में रखी गई थी, जिसका निर्माण 2012 में पूर्ण हुआ और इस बांध का जो क्षेत्रफल है वह 1,365 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जल ग्रहण या जल संग्रहण की जो क्षमता है 280.24 मिलियन घन मीटर इसके अंतर्गत आती है। इस परियोजना के अंतर्गत बालाघाट में 29,412 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 27,788 हेक्टेयर कृषि से क्षेत्र इसके अंतर्गत है। अब आता है राजीव गांधी बांध जो कि बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में निर्मित किया गया है, इसलिए इसे स्थानीय लोग कुड़वा बांध भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में लोग इसे कुड़वा बांध भी कहते हैं, जैसे राजीव सागर परियोजना को। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल या देवलौद जिले में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थापित की गई है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है जिसका निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ था और वर्ष 2006 में इसे पूर्ण कर दिया गया। इस बांध के जल एवं इसके निर्माण की लागत का बंटवारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में 2:1:1 के अनुपात में किया गया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से प्रदेश के शहडोल, सीधी, कटना, रीवा, कटनी जैसे जिले सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होते हैं। अब जानते हैं कि बाण सागर परियोजना के अंतर्गत कुछ नहर प्रणाली स्टार्ट की गई हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन सी नहर प्रणाली है, जिसमें पहली आती है सिहावल नहर, दूसरी आती है पूर्वा नहर, फिर आती है क्योटी नहर, फिर आती है इसके दाएं ओर में एक मुख्य नहर होती है, फिर आती है भीतरी नहर, फिर त्योथर उद्यान नहर और गुड़ मऊगंज नहर, जिनकी कुल जो क्षमता है वह 42 किलोमीटर है और इनकी जो सिंचित क्षेत्र है वह 1,54,667 हेक्टेयर क्षेत्र को यह कवर करती हैं।
अब आता है बाणसागर बांध के कुछ उपबांध बनाए गए हैं। जैसे पहला बांध आता है अंबार बांध, बकेली बांध, भीतरी बांध, कंदवाली बांध, छिंदा बांध। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बांध हैं? 5 बांध हैं। अंबार बांध, बकेली बांध, भीतरी बांध, कंदवाली बांध और छिंदा बांध इसके अंतर्गत कुछ उपबांध हैं। तथा बाणसागर परियोजना के अंतर्गत इसमें विभिन्न विद्युत क्षमता या विभिन्न क्षमता वाली 10 विद्युत इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनकी जो विद्युत उत्पादन की जो कुल क्षमता है वह 405 मेगावाट इसके अंतर्गत आती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना मटियारी परियोजना के बारे में। मटियारी परियोजना बंजर की सहायक मटियारी नदी पर वर्ष 1989 में निर्मित एक बृहद परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिमरिया गांव में स्थित है तथा यह परियोजना वर्ष 2001 में पूरी की गई थी। इससे पेयजल और सिंचाई की सुविधा मंडला और ढिंडोरी को प्राप्त होती है। अब आती है पेंच परियोजना के बारे में। पेंच परियोजना जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचगोरा में पेंच नदी पर निर्मित है। इसके अंतर्गत 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और इस परियोजना में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले इसके अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है ऊपरी वैनगंगा या सरदांजय सरोवर परियोजना के बारे में, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसे वर्ष 1970 में बालाघाट जिले में संजय सरोवर बांध पर निर्मित किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है माता टीला बांध। माता टीला बांध जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है तथा इस बांध में वर्ष 1956 में जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है और इस पर 10.2 मेगावाट की 3 इकाइयाँ इसके अंतर्गत स्थापित की गई हैं। माता टीला बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है और इस परियोजना में झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले इसके अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। अब आता है राजघाट बांध के बारे में। राजघाट बांध जो है वह बेतवा नदी पर ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूरी पर निर्मित किया गया है। यह बांध 600 मीटर लंबा तथा 73.5 मीटर ऊंचा है। इसकी जलग्रहण क्षेत्र लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर है और इस बांध पर 15 मेगावाट के 3 टरबाइन बिजली उत्पादन के लिए स्थापित किए गए हैं। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत कार्य करता है। अब आता है कि इस परियोजना में उत्तर प्रदेश का 1,09,000 हेक्टेयर भूभाग सिंचित होता है, जिसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले सम्मिलित होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश का 1,16,592 हेक्टेयर भूभाग सिंचित होता है, जिससे गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर तथा भिंड जिले लाभान्वित होते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना जो है वह यह परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई थी। इससे लाभान्वित जिले ग्वालियर, भिंड, दतिया, ग्वालियर आते हैं और बेतवा एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्मित अन्य बांधों को जाने तो जिसमें नीमखेड़ा बांध जो है वह रायसेन जिले में निर्मित है, नमकोडिया बांध जो है वह विदिशा जिले में, बरारी बांध जो है रायसेन जिले में और बरगल बांध जो है वह विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। अब हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना के प्रारंभ को जाने कि उर्मिल परियोजना का जो प्रारंभ है वह वर्ष 1978 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बांध छतरपुर जिले के हिरोंटा गांव में उर्मिल नदी पर स्थित है और इस परियोजना में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के 60:40 के अनुपात में जल का बंटवारा किया गया। इस परियोजना में 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तथा इससे मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले में होने वाले टीकमगढ़ और छतरपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह उर्मिल परियोजना है। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना नरगोवा परियोजना। नरगोवा परियोजना जो है वह कैन की सहायक नदी है। यह कैन की सहायक नदी है जो छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे छतरपुर जिले के 16,190 हेक्टेयर भूभाग को सिंचित किए जाने का लक्ष्य इस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। अब आता है हमारी नेक्स्ट परियोजना माही परियोजना के बारे में। माही परियोजना का जो प्रारंभ है वर्ष 1985 में हुआ था और यह धार एवं झालिया जिले में स्थित है तथा इस परियोजना में 18,517 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है और वर्ष 2017-18 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी इस परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई थी। अब आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना सिंधिया मोहिनी सागर परियोजना। यह जो परियोजना है इसे वर्ष 1972-73 में प्रारंभ किया गया था, जो शिवपुरी जिले में मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट सिंध नदी पर यह बांध
बनाया गया। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी और ग्वालियर जिले के 35,200 हेक्टेयर भूमि के सिंचित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और यह परियोजना 2008 और 9 के तक ही पूरी हो गई है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट परियोजना टॉन्स परियोजना। टॉन्स परियोजना जो है सतना जिले में टॉन्स नदी पर 320 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है। फिर आती है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना जो है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो महाराष्ट्र के सिरपुर में बाघ नदी पर स्थित है। इससे बड़वानी जिले में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। फिर आती है काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना को वर्ष 1977 में प्रारंभ किया गया था। यह बैतूल में काली नदी पर स्थित है। इसे बाघ की पूरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब आती है बीला बांध परियोजना। बीला बांध परियोजना का निर्माण 1973 में सागर जिले में बीला नदी पर किया गया तथा यह सागर और छतरपुर को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। फिर आती है हमारी अटल सागर परियोजना के बारे में। यह जो परियोजना है शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध निर्मित किया गया है जिसकी ऊंचाई जो है वह 62 मीटर है और इसकी लंबाई 1072 मीटर है। इस परियोजना को वर्ष 2018 में अटल सागर परियोजना नाम दिया गया जो 1.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता प्रस्तावित है। अब आता है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के बारे में। यह सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले के नेवज नदी में 456.50 मीटर लंबे तथा 77.50 मीटर ऊंचा बांध इसके परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया जिसकी कुल जल ग्रहण क्षमता 61.63 करोड़ घन मीटर है और इस परियोजना में 1.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का जो लोकार्पण है वह 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब जानते हैं नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। नदी जोड़ो परियोजना क्या है? नदी जोड़ो परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले 1848 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य अभियंता सर आर्थर कॉटन के द्वारा रखा गया था और वर्ष 1960 में केंद्रीय ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री के.एल. राव ने गंगा एवं कावेरी नदी जोड़ने का प्रस्ताव रखा जिसके पश्चात नदी जोड़ो परियोजना पर अधिक बल दिया जाने लगा। अब आता है नर्मदा छिप्रा परियोजना के बारे में जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2012 को की गई थी और इस परियोजना को ओमकारेश्वर या नर्मदा जो कि नर्मदा नदी पर है बांध बनाया गया है। ओमकारेश्वर पानी छिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है। यह परियोजना प्रदेश की नदियों पर आधारित प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है और इस परियोजना में देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिलों के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत सिंचित होगा। अब आता है केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका शुभारंभ जो है वह 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी के विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। यह अमृत क्रांति के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है। यह प्रमुख नदियों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद के निपटारे हेतु प्रेरित करेगी तथा यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जो केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा जिससे दोनों राज्यों में जल की आपूर्ति वाले कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना में 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 72 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इस परियोजना के अंतर्गत होता है और वर्ष 2017 में केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा दौधन बांध और 231 मीटर लंबाई पर एक नहर निर्मित की गई है तथा बेतवा नदी पर निर्मित बरुआ सागर जलाशय भी इससे जोड़ा गया है। इसी के साथ ही 22 मार्च 2021 को इस परियोजना में क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यह इस परियोजना के अंतर्गत है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित बांधों के बारे में जिसमें कुछ जिले हैं सभी जिले हैं जिसके अंतर्गत एक प्रमुख बांध बनाए गए हैं जिससे राजू सागर बांध जो है वह नीमच जिले में बनाया गया है। फिर इसी के साथ ही शिवाजी सागर नीमच में इसी के साथ ही ये प्रमुख बांध हैं जो कि विभिन्न जिलों के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब हम इनके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यह हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न आता है कि सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना या पाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ऑप्शन सी आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करना है। इसका उत्तर जो होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ऑप्शन बी इसके अंतर्गत आएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीवज नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए राजगढ़, ऑप्शन बी दमोह, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी आता है धार। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, राजगढ़ जिले में। अब क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष के संदर्भ में है, तो एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जब भी ये नया डेटा आएगा एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले इससे रिलेटेड जो डेटा होगा उसको अपडेट करा दिया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो लेटेस्ट डेटा के साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसानी से कर सकें। एक क्वेश्चन आता है कि कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है विदिशा, ऑप्शन बी आता है ग्वालियर, ऑप्शन सी आता है मंदसौर, ऑप्शन डी आता है शहडोल। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर आता है मंदसौर आता है, जिसमें यह ऑप्शन सी सही होगा। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेतवा नदी पर स्थित भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1961 में, ऑप्शन बी आता है वर्ष 1963 में, ऑप्शन सी आता है वर्ष 1956 में और ऑप्शन डी आता है वर्ष 1957 में। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि वर्ष 1953 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी आता है केन नदी। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा, केन नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन आता है वर्ष 1927 में मुरैना जिले में किस बांध का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए कोतवाल, ऑप्शन बी आता है पगारा, ऑप्शन सी आता है पिलुआ, ऑप्शन डी आता है हारसे। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा कि पगारा बांध है, जो मुरैना जिले के बांध इस पर 1927 में निर्मित किया गया था। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। इस तरीके का जो टॉपिक है वह यहाँ पर फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए और इस श्रृंखला को कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।